नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का VN स्टडी क्लासेस में। आज मैं चुंबक का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में समझा दिया था। आज हम लोग देखेंगे चुंबक के पार्ट 2 को। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्रू लॉ यानी कि स्क्रू रूल के बारे में। तो स्क्रू लॉ क्या होता है कि इससे चुंबक की घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है। ये देख रहे हैं, ये स्क्रू टाइप का है। तो इससे चुंबक की घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है। अगर कोई कंडक्टर में से, ये मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है, इसमें कोई कंडक्टर में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह अंगूठे से दर्शाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो अंगूठा है, अंगूठे से दर्शाया गया है विद्युत धारा को। तो इससे इस कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह अंगूठे से दर्शाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस तरफ करंट का प्रवाह हो रहा है उसी तरफ अंगूठा जो है इंगित करता है। ये देखिए, करंट का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, इसलिए अंगूठा का दिशा भी इसी तरफ होता है। बाकी चारों उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। ये जो आप चारों उंगली देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। इसे ही स्क्रू लॉ बोला जाता है। इसे अंगूठे का नियम भी बोला जाता है। तो मैंने क्या बताया कि स्क्रू लॉ से यानी कि अंगूठे के नियम से चुंबक की घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक की घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है। अगर कोई कंडक्टर में से विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित की जाती है तो वह अंगूठे से दर्शाया जाता है। यानी कि करंट जो है इस डायरेक्शन में प्रवाह हो रहा है, जिस डायरेक्शन में अंगूठा होता है। इस प्रकार पकड़ेंगे कंडक्टर को जिस तरह इस चित्र में दिखाया गया है, तो अंगूठे के डायरेक्शन को क्या प्रदर्शित करेगा, तो करंट की दिशा पर प्रदर्शित करेगा। और जिस तरफ करंट प्रवाह हो रहा है अंगूठा भी उसी तरफ इंगित करता है। और बाकी शेष चारों उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आवेश से भी उत्पन्न होता है और चालक चालक में भी उत्पन्न होता है। तो आवेश में जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, वह कम मात्रा में होता है। वह कम मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जो है वो बहुत ही छोटी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। अर्थात आवेश जो है छोटा होता है। और किसी आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल यानी कि F फोर्स बराबर होता है QVB, यानी कि Q इंटू भी इंटू बी। क्यू जो है वो आवेश को दर्शाता है। क्यू किसको दर्शाएगा, तो क्यू आवेश को दर्शा रहा है। और भी जो है वह गति को दर्शाता है, भी गति को दर्शाता है। और बी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो यह जो है आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल को ज्ञात करने का यह सूत्र है क्यू भी बी। अगर आवेश द्वारा कोई चुंबकीय बल उत्पन्न होता है तो उसे ज्ञात करने के लिए क्यू भी बी का यूज करेंगे। और अगर चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वह बड़ा होगा, क्योंकि चालक में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें आवेश से बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश में जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उससे बहुत ही अधिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और किसी चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना होता है तो F बराबर होता है IBL। आई का मतलब हो गया करेंट, आई का मतलब हो गया करंट यानी धारा। और बी का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता। और एल का मतलब हुआ चालक की लंबाई। एल का मतलब चालक की लंबाई, कि चालक यानी तार कितना लंबा है। तो अगर चालक में हमको चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो इस सूत्र को लगाएंगे। और आवेश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल अगर ज्ञात करना है तो इसे लगाएंगे। और यदि प्रश्न में एंगल दिया रहे यानी कि कोण का मान दिया रहे तो सीधे इसमें गुना कर देना है। जैसे क्यू भी बी है तो क्यू इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर प्रश्न में थीटा का मान यानी एंगल का मान दिया रहे तब
उसी प्रकार इसमें भी अगर कोण का मान दिया रहे तो IBL इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से प्रेरित धारा को ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में क्या कहा जाता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी 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 इसे बोला जाता है, इस फिंगर को, तो दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं। लंबवत कहने का मतलब हुआ एक दूसरे के 90 डिग्री, ये तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो तीनों उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, और अंगूठा चालक की गति की ओर इंगित करता है। अंगूठा किसे इंगित कर रहा है, तो चालक की गति की ओर इंगित करता है, यानी मोशन की ओर इंगित करता है। और तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित कर रहा है। ये देखिए तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को इंगित करता है। अ, तो मध्यमा जो है बीच की उंगली ए वाली, ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा प्रदान करती है, यानी कि करंट की दिशा ये मध्यमा प्रदर्शित करेगी। तो दाहिने हाथ के नियम में क्या है कि अंगूठा जो है वो मोशन को इंगित करता है, और तर्जनी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मध्यमा जो है मिडिल फिंगर जो है वो करंट को इंगित करता है। यही है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब देखते हैं दो चुंबक के बीच उत्पन्न बल। अगर दो चुंबक को मान लिया जाए कि एक चुंबक M1 है और दूसरा चुंबक M2 है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो अगर दो चुंबक के बीच उत्पन्न बल को ज्ञात करना होता है तो इसका सूत्र होता है F बराबर m0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M1 M2 बाई r स्क्वायर। ये सूत्र होता है दो चुंबक के बीच की दूरी दो चुंबक के बीच उत्पन्न बल को ज्ञात करने के लिए। m0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। तो दो चुंबक के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे, इन दोनों चुंबक के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो बल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिक जो है वो चुंबकीय गुण जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा, चुंबकशीलता जो है वो कम जाएगी। और दूरी अगर घटाएंगे तो बल जो है वो मजबूत होगा। इन दोनों को अगर आपस में लाया जाए, इतना नज़दीक कर दिया जाए M1 M2 को, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है बल मजबूत हो जाएगा। अगर दूरी घटाएंगे तो बल जो है वो मजबूत हो जाएगा, और अगर दूरी इसमें देखिए ज़्यादा है तो इसमें बल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो दो चुंबक के बीच अगर बल ज्ञात करना हो, दोनों चुंबक के बीच उत्पन्न बल ज्ञात करना हो तो F बराबर ये वाला सूत्र लगाएंगे। और दो मैंने तो बता ही दिया कि दो चुंबक के बीच की दूरी बढ़ाने पर बल कमजोर और दूरी घटाने पर बल मजबूत होता है। विद्युत से चुंबक उत्पन्न होगा, यह किसने कहा था, तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि विद्युत से चुंबक उत्पन्न होगा। और चुंबक से विद्युत उत्पन्न होगा यह फैराडे साहब ने कहा था। तो विद्युत से चुंबक ओरस्टेड और चुंबक से विद्युत फैराडे साहब ने बताया था। अब देखते हैं चुंबक के प्रकार, यानी कि चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रतिचुंबकीय जिसे डायमैग्नेटिक बोला जाता है, और एक अनुचुंबकीय जिसे पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, और एक लौह चुंबकीय जिसे फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला देखते हैं प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक किसे बोला जाता है। तो जो चुंबक की ओर थोड़ा सा भी आकर्षित नहीं होते हैं वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। यानी कि प्रतिचुंबकीय जो चुंबक की ओर थोड़ा सा भी आकर्षित नहीं होता है वो प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब प्रतिचुंबकीय के उदाहरण है। और अनुचुंबकीय किसे कहा जाता है, तो जो चुंबक की ओर थोड़ा थोड़ा आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय कहा जाता है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सब जो है वो अनुचुंबकीय, यानी कि यम जिसमें लगा रहे, यम लास्ट में यम जिसमें लगा रहे वो अनुचुंबकीय होता है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है।
और तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसे फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। जो चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता है उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। अब देखते हैं क्यूरी तापमान किसे कहा जाता है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ का तापमान सहन करने का अधिकतम जो क्षमता होता है वही क्यूरी तापमान कहलाता है। किसी चुंबकीय पदार्थ का जितना तापमान सहने की क्षमता होती है वो क्यूरी तापमान कहलाता है। यानी कि वैसा तापमान, वैसा अधिकतम तापमान जिसके बाद अगर और अधिक ताप देंगे तो वह अपना चुंबकीय गुण जो है वो खो देता है। उसे ही वही ताप को, अधिकतम ताप को क्या बोला जाता है? तो क्यूरी ताप बोला जाता है। और क्यूरी तापमान के ऊपर पदार्थ प्रति चुंबकीय, यानी क्यूरी तापमान के ऊपर पदार्थ जो है प्रति चुंबकीय होता है, यानी थोड़ा थोड़ा उसमें चुंबक का गुण रहेगा। और अगर नीचे हो गया तो वह अनुचुंबकीय कहलाता है। कहने का मतलब कि अलग अलग पदार्थों का क्यूरी तापमान अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए, ये लोहा का क्यूरी तापमान जो है वो 973 केल्विन है। अगर इससे हम 973 केल्विन तक है और इसे इससे अधिक गर्म करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? तो प्रति चुंबकीय हो जाएगा, चुंबक जो है अपना गुण खो देगा। और निकेल का जो चुंबकीय, सॉरी, क्यूरी तापमान जो होता है वो 273 केल्विन होता है। कोबाल्ट का 373 केल्विन होता है। तो मैंने क्या बताया कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय क्षमता कम होने लगती है और वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करता है। और यदि इसे और गर्म कर दें तो अपनी चुंबकशीलता खो देगा, उसे ही क्यूरी ताप बोला जाता है। क्यूरी तापमान के ऊपर पदार्थ जो है प्रति चुंबकीय होता है तथा उसके नीचे अनुचुंबकीय की भांति कार्य करता है। यानी 973 है, इसके नीचे जो है वो अनुचुंबकीय की भांति कार्य करेगा। और अगर इससे अधिक हो गया तो वह प्रति चुंबकीय की भांति कार्य करने लगता है। अब देखते हैं अस्थाई चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट के बारे में। जो मैग्नेट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थाई चुंबक और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक, यानी परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोरेरी मैग्नेट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थाई चुंबक के बारे में। तो इसे बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसको बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। तो इस्पात क्या है? तो इस्पात एक मिश्र धातु है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे। एक बार अगर यह चुंबक बन जाता है तो इसकी चुंबकशीलता समाप्त नहीं होती है। यानी कि एक बार अगर चुंबक बन गया तो यह अस्थायी रूप से चुंबक बन जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे टीवी, रेडियो, ये सब बाजा में स्पीकर जो होता है यह अस्थायी चुंबक होता है। ये सब जो स्पीकर होता है, रेडियो में यहाँ पर स्पीकर जो लगा होता है वो कैसा मैग्नेट है? तो परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि अस्थायी चुंबक होता है। दूसरा होता है अस्थायी चुंबक यानी टेम्परेरी मैग्नेट। यह जो है नर्म लोहे का बना होता है। नर्म लोहे का मतलब हुआ कि जो जो लोहा मुड़ जाए आसानी से, और इसकी चुंबकशीलता जो है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अस्थायी चुंबक यानी टेम्परेरी मैग्नेट की चुंबकशीलता जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अस्थायी चुंबक का ही एक कैटेगरी है विद्युत चुंबक, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वैसा चुंबक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबक का गुण पैदा हो जाता है उसे ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है वो कैसा चुंबक है? तो अस्थायी चुंबक है। इसमें अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो यह इसकी चुंबकशीलता बढ़ जाती है, और इसमें अगर कम वोल्टेज देते हैं तो इसकी चुंबकशीलता घट जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी चुंबकशीलता जो है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और हमारी पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है। इसलिए कंपास की सुई देखे होंगे, कंपास की सुई के माध्यम से हमें दिशा ज्ञात हो जाती है। कहीं जंगल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ दिशा ज्ञात नहीं रहता है, तो वहाँ कंपास सुई के माध्यम से ही दिशा ज्ञात की जाती है। तो यह कंपास सुई जो है वो चुंबक, पृथ्वी एक चुंबक है तो चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, तो उसी से कंपास सुई के माध्यम से हमें दिशा ज्ञात हो जाती है। उसी प्रकार हवाई जहाज में दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास सुई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चुंबक का यानी मैग्नेट का मैंने इम्पोर्टेंट पूरा लगभग लगभग पूरा ही टॉपिक इसमें पढ़ा दिया है। आप लोग को कैसा लगा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आप लोग को देता रहूं। और आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है,
और इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहूँगा। कोई भी एग्ज़ाम में, रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है साइंस का टॉपिक, उससे बाहर नहीं जाएगा। और भी मैं इसमें बताऊंगा। तो मैंने जो जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% दावा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।